गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ रहे हैं और आज मैं केमिकल काइनेटिक्स के दूसरे लेक्चर के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आप सभी लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स की पहली वीडियो को देखा, कमेंट्स किए, उसको लाइक भी किया। उसी तरह से मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप मेरी इस सेकेंड लेक्चर को भी देखेंगे, इसको लाइक करेंगे और अधिक से अधिक इस पर कमेंट्स भी करेंगे। सबसे पहले मैंने जो पहला वीडियो डाला था, उस वीडियो में बच्चों मैंने केमिकल काइनेटिक्स के बेसिक पार्ट को आपको बताया था। मैंने आपके सामने केमिकल काइनेटिक्स टर्म को कंप्लीटली डिफाइन किया था, उसके डेफिनेशंस को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैंने उसको क्लियर किया था। और उसके पश्चात मैंने रिएक्शंस के टाइप्स का जिक्र किया था, जिसमें मैंने आपके सामने तीव्र अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं और मध्यम अभिक्रियाओं की चर्चा की थी। उसी क्रम में बच्चों आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वह बच्चों अभिक्रिया की दर है, जिसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। बच्चों शॉर्ट में इसको ROR भी कहते हैं। आपको ROR भी लिखा मिल सकता है, जिसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। बच्चों रेट का तात्पर्य ही वेग से होता है, यानी मोशन से होता है। रेट का तात्पर्य ही बच्चों स्पीड से होता है। मैं आपको इसके बारे में अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूं, मेरी पहली वीडियो को आप लोग जरूर देखें। सबसे पहले मैं इस रेट ऑफ रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कह लीजिए, इसको अगर हम लोग एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो मैंने आपके सामने यहाँ पर डिफिनीशन को लिख रखा है। इस डिफिनीशन को आप देखिएगा। डिफिनीशन क्या लिखी है? इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन। फिर से एक बार देखिएगा, इट इज डिफाइंड, इसको डिफाइन किया जा सकता है एज द चेंज इन कंसंट्रेशन। बहुत ध्यान से बच्चों एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। इट इज डिफाइन यानी रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? इट इज डिफाइन, इसको डिफाइन किया जा सकता है एज द चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में चेंज के रूप में, सांद्रता में बदलाव के रूप में बच्चों इसको डिफाइन किया जा सकता है। और कंसंट्रेशन की चेंज किस में होगी तो आप देखिएगा ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अर्थात जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो किस में है? या तो रिएक्टेंट में है अथवा प्रोडक्ट में है। बात क्लियर हो गई। और यह चेंज कब हो रही है बच्चों तो आप देखिएगा पर यूनिट टाइम, अर्थात प्रति यूनिट समय, प्रति इकाई समय में। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ? प्रति इकाई समय। तो प्रति इकाई समय में बच्चों रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक और प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद, पर इकाई समय में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ही हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन अर्थात ROR कहते हैं। अभी डिफिनीशन को अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। एक बार फिर बताता हूं, इट इज डिफाइंड as the change in concentration of any one of reactant or product per unit time। अर्थात इकाई समय में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ही बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। अभिक्रिया की दर कहलाती है, अथवा हम लोग अभिक्रिया के वेग की भी बात कर सकते हैं, अभिक्रिया का वेग भी कहलाता है। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल को लेकर के
आपको बताता हूं, मैं यहाँ पर एक चार्ट का निर्माण कर रहा हूं और चार्ट के माध्यम से बच्चों हम इस ROR अर्थात रिएक्शन ऑफ रेट या रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। देखिएगा मेरे साथ बच्चों, इसको डिफाइन करने के कई तरीके हैं। आप लोग इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहिए, तभी आपको इस आज के लेक्चर का बहुत ही जो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला टॉपिक है बच्चों बहुत ही सरल लगेगा। आप इसको कॉपी पर भी नोट करिए। मैं बच्चों यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ। उस ग्राफ में देखिएगा मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ बच्चों। एक तरफ मैं यहाँ पर टाइम को यूज कर रहा हूँ, समय को यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों में रिएक्टेंट, आर का मतलब रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक को यूज कर रहा हूँ। और आप देखिएगा मैं यहाँ पर पी किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। मैं यहाँ पर लिखे भी देता हूँ दोनों तरफ। आर का मतलब अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट और पी का मतलब प्रोडक्ट अर्थात बच्चों उत्पाद, और यहाँ पर टी का मतलब टाइम अर्थात समय। मैं तीन चीजों को लेकर के बच्चों यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूं और ये ग्राफ बच्चों बहुत ही ज्यादा हमारी हेल्प करेगा इस वेग को पढ़ने में। आप देखिएगा एक बार मैं किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करता हूं। चलिए मैं इस ग्राफ को कंटिन्यू करता हूं। देखिए हम लोग किस तरह से बच्चों इस ग्राफ को बनाते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर t इक्वल टू 0 लेता हूँ। सबसे पहले समय बच्चों हमारे पास 0, अभी हमारे पास केवल समय की शुरुआत भी नहीं, केवल टाइम अभी स्थिर है। और जब समय हमारे पास अभी शुरुआत नहीं हुई, अभी स्थिर है बच्चों, उसमें रिएक्टेंट के पास मान लेता हूँ 10 पॉइंट्स। जब समय की शुरुआत मैंने नहीं करी है, टाइम इक्वल टू 0 है बच्चों, रिएक्टेंट के पास 10 पॉइंट। और उस समय बच्चों हमें पता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदला होगा, इसलिए प्रोडक्ट इक्वल टू बच्चों 0। इतनी बात सबके समझ में आ रही होगी। हमारे पास स्टार्टिंग में रिएक्टेंट यानी अभिकारक के 10 पॉइंट्स थे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदला था क्योंकि समय यहाँ पर 0 है, तो प्रोडक्ट हमारे पास 0 है। लेकिन जैसे ही जैसे बच्चों समय बढ़ता गया, जैसे जैसे समय बदलता गया, रिएक्टेंट की कुछ मात्रा प्रोडक्ट में बदलने लगी। रिएक्टेंट की कुछ मात्रा प्रोडक्ट में बदलने लगी। देखिएगा मैं मान लेता हूं यहां से 2 पॉइंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, और जब 2 पॉइंट बच्चों प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तब यहां पर रिएक्टेंट के 8 पॉइंट बचेंगे। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई। किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो कमेंट जरूर कर देना। आगे देखिएगा फिर टाइम बदला, टाइम T1 से T2 हो गया, और जब टाइम T2 हुआ बच्चों मैं मान लेता हूं यहां से भी कुछ मात्रा, यानी अभी 2 थी, अब 4 पॉइंट्स बच्चों प्रोडक्ट में बदल गए। जब 4 पॉइंट्स प्रोडक्ट में बदल गए तो बच्चों 2 यहां पर फिर कम हो गए, तो यहां कितने बचे? 6 पॉइंट बचे। समय फिर बदला, T2 से हम लोग T3 पर आ गए, और जब T3 पर आए बच्चों तो यहाँ पर फिर देखिएगा 6 से यहाँ फिर मात्रा कम हो गई, अब ये 4 पॉइंट्स रह गए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, T इक्वल टू 4 पर आ गए, यहाँ पर फिर मात्रा बढ़ गई, 2 पॉइंट फिर बढ़ गए, यहाँ 2 पॉइंट बच्चों फिर कम हो गए। और अब लास्ट में एक समय ऐसा भी आता है, लास्ट में एक समय ऐसा भी आया T इक्वल टू 5 आते आते आप देखिएगा बच्चों हमारे पास जो अभिकारक था उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो मात्रा है वो 0 हो गई, और जो उत्पाद है बच्चों उसके पास 10 पॉइंट्स आ गए। तो यह मैंने एक चार्ट बनाया है, यह चार्ट बहुत ही ज्यादा काम आएगा। फिर एक बार देख लीजिएगा, हमने 3 चीजों को रिप्रेजेंट किया है, समय को रिप्रेजेंट किया है, अभिकारक को रिप्रेजेंट किया है, और उत्पाद को रिप्रेजेंट किया है। जब समय हमारे पास T इक्वल टू 0 था,
आप देखिएगा हमारे पास केवल अभिकारक था, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुआ था, और जब उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुआ तब यह 0 था, और जैसे जैसे समय बढ़ता गया अभिकारक की जो मात्रा थी बच्चों वह उत्पाद में परिवर्तित हो गई। बात क्लियर हो गई? अभिकारक की मात्रा किस में चेंज हो गई बच्चों? तो वह उत्पाद में चेंज हो गई। अब देखिएगा बच्चों, यह जो आप अभिकारक देख रहे हैं इसकी सांद्रता में क्या हुआ? धीरे धीरे कमी होती गई। इसकी सांद्रता में क्या हुआ? धीरे धीरे कमी होती गई, जबकि उत्पाद की जो सांद्रता है मेरे बच्चों, उत्पाद की सांद्रता में क्या हुई? वृद्धि हुई। मैं यहां पर नोट किए देता हूं, उत्पाद की सांद्रता में क्या हुई बच्चों? वृद्धि। हमको इस सारणी से दो बातें निकल करके आई हैं, एक तरफ सांद्रता में कमी होती है, दूसरी तरफ बच्चों उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अब मैं इस चार्ट को देख करके मैं वेग की बात करता हूं। अब हम लोग अगर वेग की बात करें, अभिक्रिया के वेग की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो किस तरह से हम लोग इस चार्ट को देख करके रेट ऑफ रिएक्शन या वेग ऑफ रिएक्शन यानी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं? आप देखिएगा, मैं अगर अभिकारक को लेकर के वेग को बताना चाहूं तो अभिकारक को लेकर के मैं किस तरह से बता सकता हूं? चलिए देखिएगा, मैं यहां पर बता सकता हूं अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में देखिएगा बच्चों लगातार परिवर्तन हो रहा है। अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे लगातार कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि वो उत्पाद में बदल रहा। लेकिन अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ आप देखिएगा समय में भी परिवर्तन हो रहा है। तो हमको यहाँ पर एक फार्मूला प्राप्त होने वाला है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और बटे में बच्चों परिवर्तन में लगा समय। तो अभिक्रिया के वेग का जो फार्मूला बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, तो अभिक्रिया के वेग का जो फार्मूला रहने वाला है वो हम अगर अभिकारक के दृष्टिकोण में देखेंगे, अभिकारक के रिफरेंस में देखेंगे, तो बच्चों अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और अपॉन में क्या लिखा है? परिवर्तन में लगा समय। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। बच्चों अगर आप वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए मैं आगे इसको बढ़ाता हूँ, आगे मैं किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, चलिए बात करते हैं। चलिए देखिएगा, मैं ये काम करता हूँ जो परिवर्तन में लगा समय है, मैं ये काम करता हूँ, मैं t=1 से t=4 के बीच में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन को देखता हूँ। समय कहाँ से लिया? t=1 से t=4 के बीच में हम लोग अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन को देखें। अब देखिएगा, पहली बात मैं बता दूं, अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन है, यहाँ पर जो t1 दे रखा है, t=1 मैं मान लेता हूं बच्चों यह t1 है। t=1 ये हमने t1 मान लिया और t=4 इसको हम लोग t2 मान लेते हैं। बहुत ध्यान से पॉइंट को समझने की कोशिश करना। t=1 ये हमने t1 मान लिया और जहां तक देखना है t=4 तक देखना है तो हम लोग इसको t2 मान लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो परिवर्तन की मैं बात करूंगा, परिवर्तन देखिएगा तो समय में कितना परिवर्तन हो रहा है। समय में परिवर्तन हम लोग इस तरह से शो करेंगे, t2 माइनस t1। किस तरह से शो करेंगे? t2 माइनस t1 से शो करेंगे। और आप देखिएगा t1 के स्थान पर आप सामने देखिए 8 लिखा हुआ है। तो अभिकारक की जो सांद्रता t1 पर 8 दिखा रही है, इसको हम लोग r1 मान लेते हैं।
और टाइम जहां पर t = 4 दे रखा है वहां पर अभिकारक की सांद्रता 2 है, तो इसको हम लोग R2 मान लेते हैं। यह R1 हो गया, यह R2 हो गया। तो यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा बच्चों, उसको हम लोग R2 - R1 बोलेंगे। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन किसके सापेक्ष देखेंगे? परिवर्तन में लगा समय के सापेक्ष। तो हम लोग t = 1 से t = 4 के बीच में अभिकारक की सांद्रता की बात कर रहे हैं। तो यह t = 1 या T1 हो गया, t = 4 तो यह T2 हो गया। तो समय में परिवर्तन T2 - T1। इसके सामने देखिए यह R1 दे रखा है, यह R2 दे रखा है, अर्थात R2 - R1। अब देखिएगा हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। यह जो R2 दे रखा है, आप देखिए वहां पर 2 दे रखा है। R2 हमारे पास 2 है और R1 देखिएगा हमारे पास कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। हमने यहां पर 8 लिख दिया। T2 हमारे पास देखिए कितना है? T2 हमारे पास 4 दे रखा है, माइनस T1 कितना दे रखा है? T1 हमारे पास t = 1 यानी 1 दे रखा है। आप देखिएगा आगे माइनस का 6, यहाँ पर 3, हम लोग इसको कट करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा। कितना आया? माइनस का 2। ये हमने किसके सापेक्ष में निकाला है? ये हमने बच्चों अभिकारक की सांद्रता के सापेक्ष निकाला। बात समझ में आ गई? अभिकारक की सांद्रता के सापेक्ष हमने निकाला है। हमने यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता को लेकर के अभिक्रिया के वेग की बात की। अभिकारक की सांद्रता को लेकर के जब हमने अभिक्रिया का वेग निकाला तो बच्चों यहाँ पर -2 आया। आप अपनी कॉपी पर नोट भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है। अभिकारक की सांद्रता निकाली तो -2 आई। आप चाहें तो इसको एक बार नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब मैं इसको रफ किए देता हूं और अब मैं अभिकारक की सांद्रता की बात नहीं करूंगा। अब मैं जिसको लेकर के अभिक्रिया के वेग को दर्शाने वाला हूं वह बच्चों उत्पाद है। अब मैं उत्पाद को लेकर के बात करता हूं। देखिए, क्योंकि हम चाहें तो अभिकारक को लेकर के बात करें, चाहे हम लोग उत्पाद को लेकर के बात करें, दोनों की सांद्रताओं में परिवर्तन होगा। कब? पर यूनिट समय। बात समझ में आ गई? देखिए मैं इसकी डिफिनेशन को बता चुका हूं। फिर यहां पर मैं लिखता हूं परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में लगा समय। और अभी मैंने अभिकारक को लिया था, अब बच्चों किसको लेंगे? उत्पाद को लेंगे। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। अब हम लोग उत्पाद की सांद्रता को लेकर के बच्चों बात करते हैं। तो समय तो अपना वही रहेगा। T1 हमारे पास t = 1 है, T2 t = 4 सेम रहेगा। आप देख लीजिएगा T2 - T1 ही बच्चों रहने वाला है। इतनी बात क्लियर हो गई। हम लोग प्रोडक्ट की बात करेंगे तो T1 के सामने प्रोडक्ट देखिए 2 लिखा हुआ है, तो यह P1 हो गया। और T2 के सापेक्ष में 8 लिखा हुआ, यह बच्चों P2 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? यह अपना P1 हो गया, यह अपना P2 हो गया। हम लोग यहां पर नोट करते हैं उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन P2 - P1। आप देखिएगा P2 कितना हमारे पास में 8 दे रखा है, P1 कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो हम लोग यहां पर 8 - 2 अपॉन T2 हमारे पास 4 दे रखा है, T1 हमारे पास 1 दे रखा है। तो ये अपना 8 - 2 6 बचा, अपॉन में 3 हम लोग कट करेंगे तो बच्चों +2 आया। इतनी बात समझ में आ गई। हम लोगों ने अभिकारक को भी लेकर के अभिक्रिया के वेग की बात कर ली, हम लोगों ने उत्पाद को लेकर के भी अभिक्रिया के वेग की बात कर ली। अब मेरे बच्चों समझने वाली बात यह है कि हमने जब अभिकारक के लिए निकाला था
तब वहां पर -2 आया था, और उत्पाद को लेकर के निकाला तो यहां पर +2 आया। वैल्यू तो सेम है, मान सेम है, बस बच्चों एक तरफ प्लस का निशान, एक तरफ माइनस का निशान। ऐसा क्यों, मैं उसका भी रीजन बताता हूं। आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इसको रफ किए देता हूं, अब आप देखिएगा, हमने जब अभिकारक के लिए अभिकारक की सांद्रता को लेकर के जब क्रिया के वेग की बात की, तब बच्चों अपने को यहाँ पर -2 प्राप्त हुआ। और जब बच्चों हम लोगों ने उत्पाद को लेकर के बात की, तब यहाँ पर +2 प्राप्त हुआ। जानते हैं क्यों? इसका कारण यह है कि बच्चों का जो अभिकारक है, इसकी जो सांद्रता, इसकी क्या बच्चों, इसकी जो सांद्रता है वह धीरे धीरे घट रही है। क्या हो रही बच्चों? घट रही है। और यह जो माइनस का चिन्ह है बच्चों, या इसी कमी को, इसी घटते हुए मान को रिप्रेजेंट करता है। यह माइनस का चिन्ह हमको यह बताता है कि अभिकारक की सांद्रता में धीरे धीरे कमी हो रही। और जब उत्पाद का जिक्र किया तो इसमें प्लस का निशान आया, जो यह दिखाता है कि उस उत्पाद की जो बच्चों सांद्रता है वह धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही बच्चों? वह धीरे धीरे बढ़ रही है। अर्थात यह जो प्लस का चिन्ह है वो यह बताता है कि उत्पाद की सांद्रता में धीरे धीरे बच्चों वृद्धि हो रही है। तो आई होप यहाँ तक आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। दोनों के फार्मूले भी आपको पता लग गए होंगे कि हम लोग दोनों को अलग अलग किस तरह से यूज करके अभिक्रिया के वेग को निकाल सकते हैं। इस चार्ट को भी देख करके आप सब समझ गए होंगे। चलिए अब मैं कुछ आपको नई बात बताता हूं। मैं इसको रफ किए देता हूं। बच्चों दोनों के मान सेम भी आ सकते हैं। किस तरह से? मैं पहले दोनों को लेकर के फार्मूला बताता हूं। अगर अभिकारक को लेकर के आप फार्मूला बना रहे हैं वेग का, तो बच्चों मैंने बताया था R2 - R1 अपॉन T2 - T1। बच्चों मैंने यही बताया था। आप चाहें तो R2 - R1 के स्थान पर आप चाहें तो डेल्टा R भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो डेल्टा R भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से डेल्टा R को भी बच्चों रिप्रेजेंट करूँ। यहाँ तक किसी कोई समस्या हो तो बताइए। मैं यहाँ पर डेल्टा R को रिप्रेजेंट करूँगा। और बच्चों यहाँ पर आप समय देख रहे हैं तो समय बच्चों डेल्टा T रहा। यह सूत्र रहेगा अगर आप अभिकारक को लेकर के अभिक्रिया के वेग को बताना चाहेंगे तो यह सूत्र रहेगा डेल्टा R = डेल्टा T। क्लियर हो गई बात? बच्चों अगर मैं उत्पाद को लेकर के बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे P2 - P1 लिया था। समय बच्चों अपना सेम T2 - T1। सेम उसी तरह से यह T2 - T1 अपना डेल्टा T हो जाएगा। और ये जो अपना P2 - P है यह हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? या हम लोग डेल्टा P से रिप्रेजेंट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम चाहते हैं कि अभिकारक में माइनस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, ये दोनों मान सेम प्राप्त हो, दोनों मान सेम प्राप्त हो, तब बच्चों आपको एक काम करना है। आपको करना क्या है? इस अभिकारक को यूज करते समय यहाँ पर माइनस चिन्ह को यूज करना है। किसको यूज करना है? माइनस चिन्ह को यूज करना है। अगर आप माइनस चिन्ह का यूज करके अभिक्रिया के वेग को निकालेंगे तब बच्चों अभी जो हमारा -2 प्राप्त हुआ था
-2 प्राप्त हुआ था बच्चों, उसके आगे इस तरह से माइनस लगा होगा और ये माइनस माइनस दोनों कट करके ये +2 में कन्वर्ट हो जाए। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि अलग अलग मान प्राप्त हो रहे थे। अगर हम चाहें दोनों मान सेम प्राप्त हों तो आपको अभिकारक का यूज करते समय इस फार्मूले को यूज करना है, तो -Δr/Δt को यूज करना है। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए मैं आगे चर्चा करता हूँ। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। मैं यहाँ पर एक डिफिनीशन का भी यूज करता हूँ जिससे हम लोग अभिक्रिया के वेग को समझ सकते हैं। वो डिफिनीशन क्या है मेरे साथ आप अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। डिफिनीशन इस तरह से रहेगी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय निश्चित होना चाहिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में आर का मतलब बच्चों रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को, मैंने यही बताया था अभी, अभिकारक लेंगे तो ΔR/ΔT, प्रोडक्ट लेंगे तो ΔP/ΔT, अर्थात अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को, आगे देखिएगा परिवर्तन को मैं आगे बताता हूं, समय से भाग देने पर औसत वेग प्राप्त हो जाता है। औसत वेग प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों यह डिफिनीशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस डिफिनीशन को आप अपनी कॉपी पर अवश्य नोट करिएगा। फिर से एक बार, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को किससे भाग देने पर, ΔR के अपॉन में क्या आया था, ΔT आया था, ΔP के अपॉन में क्या आया था, ΔT आया था, अर्थात अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता को यदि समय से भाग दिया जाए तो बच्चों अपने को औसत वेग प्राप्त हो जाए। तो आई होप यहाँ तक सारी बात सबके समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ कि ग्राफीय चित्रण को समझाते हुए ग्राफ के द्वारा हम लोग इस टर्म को, अभिक्रिया के वेग को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए उसकी चर्चा करते हैं। हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं और ग्राफ बच्चों चाहे आप अभिकारक के लिए यूज करें, चाहे आप उत्पाद के लिए यूज करें, आप दोनों को यूज करके भी ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आप अभिक्रिया के वेग को दर्शा सकते हैं। किस तरह से आप देखिएगा एक बार, मैं यहाँ पर सबसे पहले अभिकारक को लेकर के बात करता हूँ। अभिकारक को लेकर के बात करता हूँ। मैं यहाँ पर अभिकारक को लेकर के ग्राफीय चित्रण कर रहा हूँ, ग्राफीय चित्रण कर रहा हूँ। और ग्राफीय चित्रण के द्वारा बच्चों हम लोग अभिक्रिया के वेग को कैसे दर्शाएंगे, चलिए उसकी तरफ लोग बढ़ते। बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझने की बात कीजिए। बच्चों मैं इस तरह से सबसे पहले ग्राफ को रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर लिया। मैं यहाँ पर अभिकारक को यूज करता हूँ और यहाँ पर बच्चों दूसरा निर्देशांक समय को यूज कर लेते हैं। आई होप आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही हैं। एक तरफ मैंने अभिकारक को यूज किया, एक तरफ मैं समय को यूज कर लेता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। अब आप देखिएगा, हमें पता है कि समय के साथ यहाँ पर तो बच्चों समय हमारे पास 0 है,
समय हमारे पास 0 है और हमें पता है कि समय के साथ साथ आप देखिएगा जैसे जैसे समय बढ़ता है अभिकारक की सांद्रता में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है, अर्थात अभिकारक की जो सांद्रता है बच्चों वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अभिकारक की सांद्रता बच्चों धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब आप देखिएगा मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं यहां पर t = 0। देखिए सबसे पहले मान लेता हूं यहां पर t = 1 दे रखा है। अगर हमारे पास शुरुआत में t = 0 था, हमें पता है कि धीरे धीरे अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है, लेकिन जैसे t = 1 हुआ, आप देखिएगा ध्यान से बच्चों, मैं यहाँ पर इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ और यहाँ पर बच्चों मैं मान लेता हूँ कि जो अभिकारक की सांद्रता है बच्चों वह R1 है। अभिकारक की सांद्रता कितनी है, R1 है। अब आप आगे देखिएगा समय यहाँ पर t = 0 है, यहाँ t = 1 है। अब मैं समय की बात करता हूँ, समय t = 2 हो गया और जब समय बच्चों t = 2 हुआ तो आप देखिएगा बच्चों यहाँ से यह हमारे पास सांद्रता R2 हो गई। समय t = 0, समय 0 था, अभिकारक की सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुई, लेकिन जैसे ही t = 1 हुआ अभिकारक की सांद्रता हमको R1 प्राप्त होती है और जैसे ही समय हमारा t1 से t2 पहुंचता है, आप देखिएगा जो सांद्रता है वो R1 से R2 पहुंच गई। अब यहाँ पर अपने को दो चीजें प्राप्त हो रही हैं। एक तो टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे अभिकारक की मात्रा में कमी होती जा रही है। क्यों कमी हो रही है? क्योंकि उत्पाद में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो अब आप देखिएगा कि जो समय है t1 से t2, मैं इसको t1 मान लेता हूं और इसको बच्चों में क्या मानता हूं, t2 मानता हूं। इतनी बात समझ में आ गई? यह R1 है, यह R2 है। अगर मैं t1 और t2 को अगर दर्शाना चाहूं तो बच्चों यह किस रूप में दर्शाया जाएगा? यह बच्चों डेल्टा t के रूप में दर्शाया जाएगा। और R1 R2 को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? हम लोग इसको डेल्टा R से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? डेल्टा R से रिप्रेजेंट करेंगे। और मैंने एक बात और बताई थी कि अभिकारक के सापेक्ष में आपको यहाँ पर माइनस का साइन यूज करना पड़ेगा और इस फार्मूले का यूज करके आप औसत वेग की कल्पना कर सकते हैं, औसत वेग को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अभिकारक के सापेक्ष में देखिए समय 0 था और जैसे जैसे समय में वृद्धि हुई वैसे वैसे अभिकारक की मात्रा कम होती चली गई। यहाँ देखिए t1 अपने को R1 मिल रहा है और जैसे ही t2 हुआ बच्चों आप देखिए R1 से R2 अर्थात सांद्रता और कम हो गई और जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों वैसे वैसे सांद्रता और भी अधिक कम होती जाएगी। तो अभिकारक को लेकर के बच्चों हम लोगों ने ग्राफिकी रिप्रेजेंटेशन कर लिया। अब हम लोग उत्पाद को लेकर के बात करेंगे कि उत्पाद को लेकर के बच्चों हम लोग किस तरह से अभिक्रिया के औसत वेग की कल्पना कर सकते हैं। चलिए हम लोग उसका ग्राफिकीय रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फिर उसी तरह से अपने को बच्चों ग्राफ बनाना होगा और अब ग्राफ में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, चलिए उसकी बात करते हैं। मैं यहाँ पर उत्पाद को नोट करता हूं, यहाँ पर बच्चों मैं समय को यूज करता हूं, यहाँ पर बच्चों मैंने ऊपर उत्पाद को नोट किया है, नीचे बच्चों मैंने समय को यूज किया है। अब चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बच्चों मैं मान लेता हूं यहाँ पर हमारे पास जो उत्पाद है जब समय 0 है यहां से उत्पाद की शुरुआत हो रही है। हमें पता है कि उत्पाद की जो सांद्रता है, आप देखिएगा उत्पाद की जो सांद्रता है वो समय बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है।
तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, अभी समय 0 है और जैसे जैसे समय बढ़ेगा हमको ये पता है कि इसकी जो सांद्रता है बच्चों भाई धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब आप देखिएगा मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है, यहाँ पर उत्पाद नीचे समय, समय अभी 0 है लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता जो कम हो रही है बच्चों वो किस में परिवर्तित हो रही है, उत्पाद में परिवर्तित हो रही है। अब आप देखिएगा मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, समय अभी 0 है लेकिन अगर समय t=1 कर दिया जाए, समय कितना हो जाए बच्चों, t=1 हो जाए, तो आप देखिएगा यहाँ पर अपने को अभिकारक की उत्पाद की जो सांद्रता प्राप्त होगी वह P1 प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, P1 प्राप्त होगी। लेकिन अगर मैं समय को और बढ़ाऊं, आप देखिएगा बच्चों मैं समय को और बढ़ाता हूं, T1 से T2 पर हम पहुंच गए, तो अब आप देखिएगा अब आप देखिएगा बच्चों ध्यान से मेरी बात, जो मैं बात बताना चाहता हूं आपको, यह P1 नीचे था, यह P1 कब प्राप्त हुआ, जब T1 था, जब समय में वृद्धि हुई तो आप देखिएगा इसकी सांद्रता में भी वृद्धि हो गई और P2 अपने को यहाँ पर प्राप्त। इतनी बात समझ में आ गई। यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा बच्चों वैसे वैसे उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होती चली जाएगी। अब आप देखिएगा ये जो समय है इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, T2 - T1। और जो अभिकारक उत्पाद की जो सांद्रता है उसको हम लोग P2 - P1 अर्थात डेल्टा P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम लोग उत्पाद के लिए बच्चों सांद्रता की बात करें, उत्पाद के लिए अगर हम लोग औसत वेग की गणना करना चाहें, अभिक्रिया के वेग को बताना चाहें उत्पाद को लेकर के, तो बच्चों हम लोग इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे और जो वेग का जो फार्मूला निकल करके आएगा वो डेल्टा P/डेल्टा T निकल करके आएगा। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। मेरी वीडियोज़ को आप लोग अगर कंप्लीटली देखेंगे तभी किसी टॉपिक को समझ पाएंगे। बच्चों मुझे बरसों लगे इस केमिस्ट्री को समझने में, और आप 10 मिनट में अगर आप केमिस्ट्री समझना चाहेंगे तो यह असंभव है। मेरे से कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी समय लगाया तब जा करके बच्चों में केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुका हूँ और अब आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसीलिए अगर आप 10-5 मिनट को देख करके पूरी केमिस्ट्री का आकलन करना चाहेंगे तो बच्चों ये महज एक बेवकूफ़ी होगी। इसीलिए मैं आप सभी से एक बात और कहूँगा कि आप वीडियोज़ को कम्प्लीटली देखें। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार बैक करके देखें, क्योंकि जितनी बार आप वीडियोज़ को बैक करके देखेंगे उतना अधिक आप समझ पाएंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तब उस स्थिति में आप इस ग्रुप पर कमेंट्स करेंगे। आप जैसे कमेंट्स करेंगे बच्चों, आपको मैं कमेंट्स को पढ़ करके उसका आंसर दूंगा। तो आई होप आप सभी लोगों ने आज का लेक्चर समझा होगा, और अगर आप सभी को आज का लेक्चर बढ़िया लगा हो तब बच्चों आप लोग इसको अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में बच्चों इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।